दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसकी शुरुआत भाई बहन के पवित्र रिश्ते से होती है, लेकिन फिर वो भाई कब प्रेमी बन गया और फिर वही प्रेमी कैसे कातिल बन गया, इसकी भनक किसी को नहीं लगी। परिवार वाले जिस बेटी को समझ रहे थे कि वो कनाडा में पढ़ाई कर रही होगी, असल में वो तो 8 फुट गहरे गड्ढे में दफन थी। आखिरकार जब ये पूरा केस सामने आया तो एक अजीब मर्डर मिस्ट्री सामने आई जिसने एक साथ कई रिश्तों को शर्मसार कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत जिले की 23-24 साल की एक लड़की जिसका नाम है मोनिका। वो पिछले साल जून 2022 को गायब हो गई और वो गायब भी हिंदुस्तान से नहीं हुई, बल्कि उसकी लास्ट लोकेशन जो थी वो कनाडा में थी, क्योंकि जनवरी 2022 में उसके घर वालों ने उसे पढ़ने के लिए कनाडा भेजा था, जहां वो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। यानी कि एक लड़की जो हरियाणा की रहने वाली थी वो पढ़ने के लिए जनवरी के महीने में कनाडा गई और फिर 5 महीने बाद जून के महीने में अचानक से वो गायब हो गई। जनवरी से लेकर जून तक उसकी अपने घर वालों से लगातार फोन पर बात होती रही, लेकिन जून महीने में उसका मोबाइल फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया और ऐसा स्विच ऑफ हुआ कि फिर कभी वो फोन ऑन ही नहीं हुआ। शुरू में घर वालों को लगा कि शायद बेटी का फोन खराब हो गया होगा या फिर गुम हो गया होगा, लेकिन जब 2-3 महीना बीत गया और बेटी का कॉल नहीं आया तब घर वाले परेशान होने लगे। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं कनाडा में उनकी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। इस डर से मोनिका के घर वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने सोनीपत के गन्नौर पुलिस स्टेशन में जाते हैं। असल में दोस्तों, मोनिका रहने वाली तो रोहतक की थी, पर वो कई सालों से सोनीपत के गन्नौर में अपनी मौसी के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी और यहीं से आगे की पढ़ाई के लिए वो कनाडा चली गई थी। इसलिए उसके घर वाले गन्नौर पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। लेकिन पुलिस जो है वो इस गुमशुदगी को बहुत सीरियसली नहीं ले रही थी, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो रिपोर्ट दर्ज करे तो क्या करे और तफ्तीश शुरू करे तो कहां से शुरू करे, क्योंकि जो लड़की की लास्ट लोकेशन थी वो कनाडा थी। पुलिस वालों के टाल मटोल रवैये की वजह से 4 से 5 महीने बीत जाते हैं और मोनिका के बारे में परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में फिर मोनिका के परिवार वाले किसी तरह से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिले और उनको अपनी बेटी की गुमशुदगी के बारे में बताया। इसके बाद गृह मंत्री ने इस मामले की जांच के लिए सीनियर ऑफिशियल्स को आदेश दिए और आदेश देने के बाद 26 अक्टूबर 2022 को पहली बार इस केस की FIR दर्ज होती है। यानी कि मोनिका के गायब होने के 4 महीने बाद इस केस की FIR दर्ज हुई। इसके बाद इस केस की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम बनाई गई और फिर क्राइम ब्रांच की वो टीम मोनिका के घर वालों से पूछताछ करती है। इसी पूछताछ में मोनिका की मौसी का लड़का एक हैरान करने वाली बात क्राइम ब्रांच को बताता है। वो कहता है कि आखिरी बार जब जून में उसकी फोन पर बात मोनिका से हुई थी तब मोनिका के पीछे से फैन चलने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। जब उसने इस बारे में मोनिका से पूछा तो उसने तुरंत ही उसका कॉल काट दिया और उसके बाद उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसे शक था कि हो ना हो मोनिका कहीं इंडिया में तो नहीं है, क्योंकि जून महीने में कनाडा में बहुत ठंडी पड़ती है, तो ऐसे में कोई फैन क्यों चलाएगा। इसके साथ ही वो एक और बात बताता है। वो कहता है कि उसे अपने पड़ोसी सुनील पर शक है, क्योंकि कनाडा जाने से पहले मोनिका का लव अफेयर उसके पड़ोसी सुनील से था और कई महीनों से सुनील भी गांव में दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा उसे शक है कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का तो कोई हाथ नहीं, पर ये तभी पता चल सकता है जब सुनील किसी के हाथ आए। लिहाजा क्राइम ब्रांच की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ टिकती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम सुनील की कुंडली खंगालना शुरू करती है। इस जांच में क्राइम ब्रांच वालों को पता चलता है कि सुनील के ऊपर मर्डर, हत्या के प्रयास समेत कई मामले तो पहले से ही दर्ज है। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग रहते हुए ही अंजाम दी थी, यानी कि जब उसकी उम्र 18 साल भी नहीं थी। अब तक तो ये साफ हो चुका था कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला है, लेकिन मोनिका के केस में उसका कितना हाथ है ये अभी तक कुछ भी साफ नहीं था। लिहाजा उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों से संपर्क किया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली, तब जाकर उसकी लोकेशन का पता चला। उसके बाद 2 अप्रैल 2023 को सुनील को क्राइम ब्रांच की टीम ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया।
फिर उससे जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने जो बात बताई उसे सुनकर क्राइम ब्रांच की टीम भी दंग रह गई। उसने बताया कि जिस मोनिका को आप लोग खोज रहे हैं वो आपको कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसे मैंने 10 महीने पहले ही मार दिया है। यानी कि अब तक पुलिस जिस मोनिका की तलाश कनाडा में करने की सोच रही थी उसकी हत्या इंडिया में पहले ही हो चुकी थी। सुनील आगे बताता है कि मोनिका से उसकी मुलाकात मोनिका की मौसी के घर पर हुई थी, जहां वो डेली दूध लेने जाता था। मोनिका के मौसेरे भाइयों का वो दोस्त भी था, इसलिए मोनिका उसे भी भैया कहकर ही बुलाती थी। यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर वो सुनील को राखी भी बांधती थी। लेकिन धीरे धीरे मोनिका और सुनील दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और समाज से छुप छुपाकर ये दोनों आपस में मिलने लगे। सुनील पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, पर मोनिका उसके प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसको उसके शादीशुदा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद जब मोनिका कनाडा पढ़ने गई तो सुनील के दिमाग में एक खौफनाक प्लान आया। सुनील के ऊपर हरियाणा में कई आपराधिक केस चल रहे थे, इसलिए वो अपने जुर्म के दाग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि वो भी मोनिका की ही तरह विदेश में सेटल हो जाए, इसलिए उसने मोनिका से शादी करने का प्लान किया। मोनिका तो पहले से ही उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने प्लान के तहत मोनिका के कनाडा जाने के 17 दिन बाद ही 22 जनवरी 2022 को मोनिका को वापस इंडिया बुला लिया। उसने मोनिका को पहले ही समझा दिया था कि वो अपने घर वालों को अपने इंडिया आने की कोई खबर ना दे। इंडिया लौटने के बाद सुनील मोनिका को लेकर दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में आ गया। यहीं पर उसने एक किराए का कमरा लिया और वो दोनों साथ में रहने लगे। फिर साथ रहने के दौरान धीरे धीरे सुनील ने मोनिका को शादी करने के लिए तैयार कर लिया। एक हफ्ते बाद ही 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में मोनिका और सुनील की शादी हो गई। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने घर वालों के संपर्क में वो कई दिनों से नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि कहीं घर वालों को उस पर शक न हो जाए, इसलिए सुनील के कहने पर शादी के अगले दिन ही यानी 30 जनवरी को मोनिका कनाडा वापस लौट गई। इसके बाद 2 से 3 बार वो कनाडा से इंडिया आई। आखिरी बार वो मई 2022 में कनाडा से इंडिया आई थी। इस समय तक मोनिका और सुनील दोनों नए नवेले शादीशुदा जोड़ों की तरह रहने लगे थे। इतने महीनों की मेहनत के बाद सुनील को लग रहा था कि उसका विदेश में सेटल होने का सपना साकार होने वाला है। मोनिका की पढ़ाई पूरी होने के बाद जब वो कनाडा में नौकरी लेकर सेटल हो जाएगी, तब वो भी उसके साथ वहीं सेटल हो जाएगा। उसके प्लान के हिसाब से अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नई नवेली दुल्हन बनी मोनिका अपने पति से दूर कनाडा में अकेली नहीं रहना चाह रही थी। उसने अभी तक शादी की बात भी घर वालों को नहीं बताई थी। शादी तो दूर की बात थी, सुनील से किसी भी तरह के रिश्तों की भनक उसने नहीं लगने दी थी। इसलिए अब उसने ये ठान लिया कि शादी कर ही ली है तो अब इंडिया में ही रहेगी। अब वो दोबारा कभी कनाडा नहीं जाएगी। जब ये बात सुनील को पता चली तो वो बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि शादी ही सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो कनाडा में सेटल हो सके। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की हत्या हो रही थी। उसने मोनिका को काफ़ी समझाया, लेकिन मोनिका फिर भी नहीं मानी। मोनिका अपने घर जाकर सबको अपनी शादी की बात भी बताना चाहती थी और इसी बात को लेकर उसके और सुनील के बीच में अक्सर काफ़ी झगड़े होने लगे। इन्हीं झगड़ों से परेशान होकर मोनिका एक दिन अचानक सुनील की कार लेकर अपने घर की तरफ निकल गई। फिर रास्ते में सुनील ने उसे रोका और काफ़ी समझा बुझाकर वापस ले आया। इसके बाद से ही सुनील मोनिका से छुटकारा पाने की तरकीब सोचने लगा। 29 जून 2022 को सुनील मोनिका से कहता है कि चलो आज तुम्हारे घर चल के सबको अपनी शादी के बारे में सच सच बता देते हैं। इसके बाद सुनील मोनिका को लेकर हरियाणा के गन्नौर में स्थित एक फार्म हाउस में लेकर आता है। इस फार्म हाउस में सुनील ने पहले से ही एक 8 फीट का गड्ढा खुदवा रखा था। फार्म हाउस पहुंचने के बाद उसने मोनिका को गोली मारी और उसकी लाश को उसी गड्ढे में गाड़ दिया। सुनील के कबूलनामे के बाद पुलिस की एक टीम सुनील को लेकर उस फार्म हाउस पर जाती है और उसकी निशानदेही पर उस जगह को खोदा जाता है जहां उसने मोनिका की लाश को गाड़ा था। 10 महीने तक उस गड्ढे में दफन होने की वजह से मोनिका का पूरा शरीर खत्म हो चुका था, सिर्फ उसकी हड्डियां ही वहां से मिली। खैर, मोनिका की हड्डियों को पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और सुनील को कोर्ट में पेश करके उसके 1 हफ्ते की रिमांड भी पुलिस ने ले ली है। अब आगे इस केस में क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, पर अगर मोनिका के घर वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से न मिले होते तो शायद ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाता।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। गुजरात के वलसाड इलाके में पारडी नदी के पास ब्लू कार में एक महिला की लाश मिलती है। सुनसान जगह पे ये लाश कार की पिछली सीट पे मिली थी, जिसे देखकर कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो लाश को देखकर ये भाप लिया कि मामला कत्ल का है, क्योंकि गला दबाने का निशान लाश पे साफ साफ दिख रहा था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये महिला कौन है और उसे मारकर यहाँ लाया गया या फिर यहीं उसे मारा गया। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों गुजरात का गरबा आज कौन नहीं जानता। देश के कई शहरों में इसका आयोजन नवरात्रि के समय किया जाता है, जिसमें डांडिया लेकर लोग डांस करते हैं। इसी गरबा की जानी मानी सिंगर 34 साल की वैशाली बलसारा थी, जो गुजरात के वलसाड में रहा करती थी। इनके पति हितेश म्यूजिशियन थे। हितेश और वैशाली दोनों मिलकर ही देश और विदेशों में गरबा शो में शामिल होते थे। 27 अगस्त 2022 को वो घर से कुछ काम के इरादे से गई थी। जब वैशाली घर नहीं लौटी तो हितेश ने कई बार फोन किया, लेकिन फोन बंद मिला। देर रात होने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद हितेश ने वलसाड पुलिस थाने में वैशाली के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। अगले दिन 28 अगस्त रविवार को वलसाड के ही पारडी नदी के पास एक लावारिस कार मिली, जिसे देखकर आसपास के लोगों को कुछ शक हुआ, तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची और कार का दरवाजा खोला तो पुलिस को कार की पिछली सीट पर लाश मिली। लाश के पास से पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे मरने वाली महिला की पहचान हो सके, लेकिन पुलिस जब गाड़ी के नंबर प्लेट की जांच करती है तो महिला का नाम और सारी डिटेल्स पुलिस के सामने आ जाती है, क्योंकि गाड़ी मरने वाली महिला के नाम पे ही रजिस्टर थी, और जिसे देखकर पुलिस ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही वैशाली है जो एक दिन पहले से लापता थी। अब वैशाली के मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास के एरिया के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी की जांच के बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। सीसीटीवी में साफ साफ देखा जा सकता था कि आखिरी बार जिंदा रहते हुए वैशाली को उसकी एक फ्रेंड बबीता कौशिक के साथ देखा गया था। इसके बाद पुलिस बबीता कौशिक की सारी जन्म कुंडली निकालती है। बबीता कौशिक की कॉल डिटेल से पता चलता है कि वैशाली के साथ बबीता भी वहीं मौजूद थी, लेकिन बबीता के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो इस समय 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका 10 साल का एक बेटा भी है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। ऐसे में मानवीय पहलू को देखते हुए उससे पूछताछ करना बेहद मुश्किल था, और डर ये भी था कि अगर पूछताछ के दौरान हेल्थ से जुड़ी कोई दिक्कत हो गई तो पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने इसका ध्यान रखते हुए एक नया और अनोखा तरीका निकाला। सबसे पहले डॉक्टर्स की एक टीम बनाई। फिर बबीता कौशिक के घर जाकर ये बताया गया कि आपकी दोस्त वैशाली का मर्डर हो चुका है। जांच में आखिरी बार आपसे बात होने की जानकारी मिली है, इसलिए आपसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। साथ ही पुलिस ने डॉक्टरों से भी मिलवाया ताकि बबीता को ये ना लगे कि उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी। इस तरह बबीता को भी पुलिस पर पूरा भरोसा हो गया। फिर पुलिस ने पूछा कि आखिरी बार जब आप वैशाली से मिली तो आपको कोई संदिग्ध नजर आया था? तब बबीता ने पुलिस को उलझाने का प्रयास किया, इसलिए झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, आखिरी बार जब मिली थी तो वैशाली के साथ 2 और लोग थे, जिनमें से एक को वो पहचान सकती है। इस पर पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों के सीसीटीवी फुटेज के फोटो दिखाए। ये फोटो उन लोगों के थे जिनका वैशाली मर्डर केस से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन पुलिस के इस ट्रैप में बबीता फंस गई। उसने उन दिखाए हुए फोटो में से एक को पहचान लिया और यकीन के साथ कहा कि ये वही संदिग्ध है जिसे आखिरी बार वैशाली के साथ उसने देखा था। इस तरह पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि वैशाली मर्डर में बबीता का ही हाथ है। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने समझाते हुए
उससे पूछताछ की तब पूरी कहानी सामने आ गई। असल में मर्डर की ये पूरी कहानी 25 लाख रुपए से शुरू होती है। ये पैसे वैशाली ने बबीता को दिए थे। बबीता और वैशाली दोनों की 2 साल पहले ही दोस्ती हुई थी। ब्याज पर बबीता ने अलग अलग बार में 25 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वो उन पैसों को लौटा नहीं पा रही थी। इस पर वैशाली बार बार पैसे मांग रही थी। 1 हफ्ते पहले भी वैशाली ने पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाया था। लिहाजा बबीता ने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलर से संपर्क किया। दोनों सुपारी किलर से बात 8 लाख रुपए में तय हो गई। इसके बाद बबीता और वैशाली में बात हुई। बबीता ने 27 अगस्त को पैसे लौटाने की बात कही। इसके लिए उसे पुरानी और खाली पड़ी हीरे की फैक्ट्री के पास मिलने के लिए बुलाया। चालाकी दिखाते हुए बबीता खुद उस दिन स्कूटी लेकर घर से निकली, लेकिन फैक्ट्री से 2-3 किलोमीटर दूर ही उसे खड़ी कर दी। इसके बाद ऑटो लेकर वो उस जगह पर पहुंची जहां वैशाली को बुलाया था। यहाँ बबीता के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आए थे। बबीता और दोनों सुपारी किलर के आने के कुछ देर बाद वैशाली भी कार से वहां पहुंची। बबीता ने दोनों सुपारी किलर को अपना रिश्तेदार बता के वैशाली से मिलवाया। कुछ देर तक उनकी आपस में बातचीत होती रही। तभी एक सुपारी किलर वैशाली के दुपट्टे से उसका गला घोटने लगता है। वैशाली मदद के लिए बबीता की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन बबीता उस पर कोई दया नहीं दिखाती। वैशाली के हत्या के बाद उसकी लाश को कार में डालकर दोनों सुपारी किलर कार लेकर पारडी नदी के पास पहुंचते हैं और सुनसान जगह देखकर गाड़ी वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। इस पूरे खुलासे के बारे में जब वैशाली के पति हितेश को जानकारी हुई तब उन्होंने हैरानी जताई, क्योंकि उन्हें 25 लाख रुपए बबीता को दिए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वलसाड पुलिस ने आगे जांच बढ़ाते हुए अब पंजाब से एक सुपारी किलर को भी दबोच लिया, जबकि एक अन्य किलर की तलाश की जा रही है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।